ओके, तो बच्चा लोग आज हमें देखना है सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसा रिफ्रैक्शन? थोड़ा ध्यान देना। हमने क्या किया है, हमने एक टैंक ले ली है, उसको पूरी तरीके से फिलअप कर दिया है और उसके एक कोने पे हमने एक बल्ब लगा दिया है। अब इस बल्ब से कई सारी रेस निकल के जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि एक रे जाएगी, बहुत सारी रेस होगी। कुछ रे स्ट्रेट होगी जो 90 डिग्री बनाएगी तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। कुछ रे कुछ एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, जो कि अदर देन 90 होगा या लेस देन 90 होगा। अब हमको पता है कि ये एक डेंसर मीडियम है। अगर नहीं भी पता तो आप याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी देखने को मिलेगा जब लाइट ट्रैवल कर रही है कहां से कहां, डेंसर से रेयर पे। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले लेते हैं, इसका μ2 ले लेते हैं। सो कंपलसरी μ2 जो है वो μ1 से बड़ी होगी। अब होगा क्या, जब डेंसर से रेयर जा रहे हो तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। सिमिलरली अब एक रे ऐसी होगी जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब लाइट जो है वो धीमे धीमे सरफेस के तरफ बढ़ती जा रही है। अब ऐसे करते करते एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा एंगल बनेगा जिसकी वजह से ये लाइट ऑलमोस्ट अलोंग द सरफेस हो जाएगी और इस सिचुएशन को हम कहते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। ग्रेजिंग नाम क्यों दिया गया होगा? देखो, जब ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? चरना। जब कोई जानवर घास चरता है तो सरफेस के अलोंग चलता है, ठीक है? तो इसको भी इसलिए ऐसा नाम दिया गया, ग्रेजिंग एमर्जेंस। एमर्जेंस मतलब निकल जाना, सरफेस को छूते हुए निकल जाना। और इस समय जो एंगल बन रहा है बेटा, क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल क्यों नाम दिया गया, जरा ध्यान से देखना। अब बेटा इसके बाद भी तो कोई रेज होगी, इसके बाद भी तो कोई रेज होगी जो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अब इस समय होगा क्या कि लाइट बाहर जाने के बजाय एक्चुअली अंदर ही आ जाएगी। सबसे जबरदस्त चीज, लाइट बाहर नहीं निकल रही है, लाइट अंदर ही जाएगी। ऑब्वियसली इसके अंदर होगी, मैंने भले अभी बाहर लिया है बट वो इसके अंदर ही रहेगी। एंड बच्चा ये एंगल इस समय जो भी इंसिडेंट एंगल होगा, यहां पे जो भी इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और जो भी इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लॉ आपको यहां पे फुलफिल होने को देखेगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि भाई रिफ्रैक्ट होते एक समय ऐसा आया कि लाइट जहां से आई वापस वहीं चली गई। इसका मतलब एक मीडियम क्रॉस करके दूसरे मीडियम में वो लाइट नहीं गई। क्या सारी लाइट ये चीज करेगी? नहीं। कुछ लाइट जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा वो। अब जरा फिर से इस पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली हमारा ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब ग्रेजिंग एमर्जेंस देखने को मिलता है तब हमें फाइंड करनी है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। आइए देखते हैं। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, इस समय यहां पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। ये 1 नंबर देता हूं, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। ड्यूरिंग ग्रेजिंग एमर्जेंस, इस समय पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बच्चा लोग स्नेल्स लॉ याद है ना? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल, तो μ2 sin c इज इक्वल टू ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये मीडियम का एंगल। बेटा जहां तक मुझे पता है कि ये एंगल तो 90 बन गया है ना? देखो ना, ये एंगल 90 है। सो रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू 90। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? 90 ले लिया। तो μ2 sin c इज इक्वल टू μ1। sin 90 कितना होता है? 1। सो ये μ2 को नीचे ले लो। सो sin c इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। यहां से आपको मिल जाएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फॉर एनी मीडियम। अगर मान लो कि ये जो रेयर मीडियम है वो एयर है, if
μ1 इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। अगर अपर मीडियम जो रेयर मीडियम है वो एयर है तो यहाँ साइन सी कितना हो जाएगा 1/μ2। याद है, समझ आया? μ2 मतलब कौन सा? जो मीडियम से लाइट जा रही है उस मीडियम की लाइट। अच्छा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, देखो ये मीडियम कोई और होगा, ये मीडियम जरूरी नहीं हर बार एयर हो। कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि ये छोटा वाला होगा और ये बड़ा वाला होगा। मतलब अगर आपको क्रिटिकल एंगल का कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मत सोचो कौन सी रेयर डेंसर, छोड़ दो, छोटे को ऊपर ले लो, बड़े को नीचे ले लो। बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन μ1। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो यहां तक बात ही नहीं पहुंचेगी यार। ये हो रहा है तो ये हो रहा है तो ये हो रहा है, समझ आ रहा है? वाह, ये तो राइम बन गई, हो रहा आ रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नाउ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंगल। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस। चलिए बताइए बच्चा लोग, ईमानदारी रखना, अपनी अपनी नोट्स बंद रखना और इसका आंसर बताना। आपको बोला गया है ग्लास और एयर के इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दे दिया गया है। अब बताइए कि क्रिटिकल एंगल कितना आएगा। तो बच्चा लोग, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखी, साइन सी इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। अब बेटा ये तो एयर बोला गया है, सो μ1 के बदले हम क्या ले लेंगे 1। सो साइन सी इज इक्वल टू 1/1.5। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/5, नहीं सॉरी 10/15। पॉइंट को हमने ऊपर ले लिया, 5 2 जा 5 3 जा, साइन सी इज इक्वल टू 2/3। अब अच्छा आपको यहां से एंगल पता लगाना है। 2/3 करोगे तो क्या आएगा 0.666 चलता जाएगा, यस और नो? ओके, तो हम क्या करेंगे c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.666। अब अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको चाहिए लॉग टेबल, जिसके अंदर नेचुरल साइंस होते हैं और वहां से वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री मिलेगी। इस चीज के लिए आपको एग्जाम में लॉग बुक दिया जाएगा, ठीक है? उस बुक के अंदर से आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर केमिस्ट्री मतलब मैथ्स और फिजिक्स का लॉग बुक एक ही होगा? अब बच्चे लोग, आपको है ना एक डायग्राम दिया जाएगा और कहा जाएगा कंप्लीट द पाथ ऑफ इट। देखो कुछ इस टाइप का। अब ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं जो एक्चुअली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गुजसेट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमको क्वेश्चन दे दिया है, ये एक ग्लास है, लाइट यहां से एंटर हो रही है और ये नॉर्मल के साथ 42 डिग्री बना रही है। सही है? नहीं, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। यहां पे ये नॉर्मल के साथ 42 डिग्री बना रही है और कहा जा रहा है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलहाल आपको दिया हुआ है, इसमें तो नहीं है। चलिए ये बोला हुआ है एयर और ये बोला हुआ है ग्लास। देखो हमें क्या करना है, हर कदम पे ये चेक करना है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, बड़ा है या क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर हमको बोला हुआ है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे फ्रॉम या इनटू द ग्लास। चले क्रिटिकल एंगल हमको दिया हुआ है यहाँ पे 42 डिग्री। कितना दे रखा है 42।
क्या होगा बच्चा? हमने एक चीज देखा था, देखो अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अलोंग द सरफेस निकल जाएगी, है क्या नहीं? और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा? 90, यानी कि ग्रेसिंग इमर्जेंस जिसको हम कहते हैं। सो देखो क्रिटिकल एंगल हमको क्वेश्चन में दे रखा है 42 डिग्री और इंसिडेंट एंगल भी कितना है? 42। तो इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल सेम हो गए, इसका मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाएगा एंड ये ग्रेसिंग इमर्जेंसी, बस खत्म। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन देना हो, चलो मैं अलग से सॉल्यूशन यहां लिख लेता हूं। ये 42 है, सो ये आपकी रे हो जाएगी जो कि बाहर की तरफ जा रही है और रिफ्रैक्टेड एंगल 90, बस खत्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें हमको बोला हुआ है, थोड़ी सी कहानी चेंज कर देंगे। ध्यान देना, अगर आप लिख रहे हो तो पहले यहां ध्यान देना। अब थोड़ी सी कहानी चेंज है, हमको ये एंगल देके रखा है 42 डिग्री, बाकी सब क्वेश्चन वही है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे एंड क्रिटिकल एंगल 42 देके रखा है। चलिए क्या करेंगे, देखो अभी भी इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल सेम, तो अभी भी क्या होगा? सेम ही तो हो जाएगा। ये ही गलती अक्सर हम करते हैं, बच्चे हैं और बच्चे ही रहते हैं। अरे बच्चा, मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट एंगल का मतलब होता है नॉर्मल के और रे के बीच का एंगल। क्या ये नॉर्मल है? अरे ये तो सरफेस है, नॉर्मल ये है, तो मुझे तो ये एंगल चाहिए, दिस वन। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो बच्चा, ये नॉर्मल है, कोई भी सरफेस और नॉर्मल के बीच में हमेशा 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब ही होता है सरफेस को परपेंडिकुलर, तो सरफेस और नॉर्मल में कंपलसरी एंगल 90 डिग्री। सो ये पूरा 90 होगा, सो 90 माइनस 42 48 हो जाएगा। बच्चा, इंसिडेंट एंगल 48 है, इस समय इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। क्या यहाँ पे TIR होगा? अगर ये कंडीशन है और डेंसर से रेरर है, देखो ये डेंसर ये रेरर, ये डेंसर ये रेरर, दो कंडीशन होती है TIR की। पहली कंडीशन के डेंसर से रेरर में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन है हमारे पास, तो इस समय TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो यहां कहीं आ जाएगा। अब अच्छा, हमने देखा था कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, 42, बोलो सही है। अब इसके आगे क्या रे यहाँ पे खत्म हो जाएगी? नहीं, यहाँ पे फिर से हो सकता है यहाँ तो बाहर चली जावे, या इसके सरफेस के अराउंड चले जावे, या फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जावे। काम करते चलिए नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे। बेटा ये नॉर्मल और ये नॉर्मल को ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल बन गया, है क्या नहीं? दो नॉर्मल को देखो, ये एक्चुअली 90 डिग्री, इन दोनों के नॉर्मल में भी 90 डिग्री होगा, ये 90 ये 42, तो अगेन ये कितना हो जाएगा? 48, बोलो सही है। ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 होते हैं, सो 180 में से ये 42 ये 90 तो ये 48। बेटा फिर से क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल फिर से क्रिटिकल से बड़ा होगा, तो फिर से हमें क्या देखने को मिलेगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 48 डिग्री, बोलो सही है। तो ये लाइट यहां से होते हुए बाहर चली जाएगी, तो ये हो गया पाथ ऑफ रे। समझ आया? ओके, और बच्चा लोग एक मिनट यहां ध्यान देना। देखो ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट मैंने गलती से यहाँ पे 42 लिख लिया था। ये 48, ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 42। अब अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो ये इंसिडेंट एंगल है। अब इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सेम हो गई। जब ये चीज होता है कि क्रिटिकल एंगल बन जाएगा तो उस समय क्या होगा? ग्रेसिंग इमर्जेंस, मतलब अब लाइट जो है वो सरफेस से होती हुई बाहर निकल जाएगी। समझ आ रहा है? बस यहां पे आंसर आके कंप्लीट होता है। क्लियर?
आपको वे ग्लास जो है वो ट्राइंगल के शेप में दिया है, ये ग्लास है, ये एयर है, अभी भी क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री देके रखा है, और जो लाइट है वो यहां से आ रही है 90 डिग्री पे। चलिए बताइए अब क्या होगा। देखो हमको पता है कि जब लाइट 90 डिग्री पे आती है तो वो 90 डिग्री से आगे चली जाती है ना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री पे होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब मुझे पता लगाना कि ये कितना है। अच्छा आपको क्वेश्चन में ये देके रखा है 45, ये देके रखा है 45। तो बच्चा अब देखो ये लाइट कहां आके टच कर रही है, इस सरफेस को टच कर रही है, तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है, सो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। कैसे करेंगे, देखो बच्चा ये एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 45, ये 90, सो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब बेटा ये सरफेस, ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल 90 होता है, ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45। बच्चा सरफेस और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, तो अगर कोई लाइट आ रही है जो 45 बना रही है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 आ गया। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्या होगा, ठीक है यार। अरे यार क्यों बार बार बोलना पड़ता है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आर होगा, मतलब ये एंगल रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे, और जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये भी 45। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो मुझे चाहिए ये एंगल, बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ होगी कि फिर से अंदर जाएगी, उसके लिए मुझे चाहिए ये एंगल। एक काम करते हैं, मैं ये नॉर्मल को स्ट्रेट यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा घिपछिप होगा। बच्चा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है मैं इसको अलग से बनाता हूं। दिख रहा है ट्रायंगल, देखो ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल को जब मैं ऊपर लेके गया तो इसके साथ ये कितना 90 डिग्री बनाएगा, सीधी सी बात है, ये सरफेस के साथ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ना। ओके अब ये एंगल मेरे पास है 45, ये सॉरी ये नहीं सॉरी ये, हाँ ये एंगल देखो, ये नॉर्मल देख रखा है मेरे को, इसके बीच में यहाँ पे भी थोड़ा ऊंचा है, एक मिनट, ये 45 तो ये 45, ये भी पूरी 45। ओके तो ये एंगल देके रखा है मुझे 45, थोड़ा ये कितना हो जाएगा अगेन 45 हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट फिर से कितना हो गया 45। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्या होगा क्रिटिकल एंगल कितना है 42, हमारा इंसिडेंट एंगल 45, अभी भी ज्यादा, मतलब फिर से क्या होगा टी आया, यहाँ पे कहीं लाइट आ जाएगी, और अगर ये 45 है सो ये भी 45, यहाँ कहीं भी जाएगी, ठीक है। चलो मैं यही ले लेता हूं अभी के लिए, ये भी 45। अब ओके बच्चा लोग देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना वो सीधी अब नीचे आ रही है, क्यों, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 45, तो ये मिला के क्या हो गया पूरा 90 हो गया। 45 कितना होता है 90, अब 90 मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, सो ये लाइट सीधा यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे कितना एंगल बना रही है फिर से 90। हमको पता है कि अगर 90 से इंसिडेंट होगी तो 90 से रिफ्लेक्ट भी होगी, सो इस तरीके से लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। पहला वाला केस यहाँ पे नहीं होगा। बस चलो सिंपल एंगल पे एंगल निकालते जाना है और करते जाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस केस में हमको एंगल्स थोड़े अलग दिए हैं, यही ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब दिया है, बट यहाँ पे ले लिया है 30 डिग्री और यहाँ पे ले लिया है 60 डिग्री,
और लाइट अभी भी 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है एंड क्रिटिकल एंगल अभी भी 42 है। सबसे पहले 90 डिग्री से आएगा तो 90 डिग्री से चला जाएगा, ओके। ये 90 तो ये भी 90, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको 30 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, यस और नो। अब बेटा हमें क्या करना है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट चेक करो, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, वो 30, सो अब ये भी 30 हो जाएगा। तो यहां अच्छा एक चीज और, अब जरा ध्यान से देखो, क्रिटिकल एंगल 42 है, क्रिटिकल एंगल 42 है और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, मतलब अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। बेटा जब तक क्रिटिकल एंगल पे नहीं पहुंचोगे तब तक लाइट सरफेस पे या अंदर नहीं जाएगी, वो तो बाहर कहीं निकल जाएगी, मतलब अब जो लाइट है वो यहां कहीं चली जाएगी। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से छोटा है इसलिए। सो ये एंगल हमको ढूंढना है, ये एंगल ढूंढो कितना होगा। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, स्नेल लॉ लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाना है। तो सरफेस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी इनटू साइन मीडियम का एंगल साइन 30, बेटा साइन आई इंसिडेंट एंगल नॉर्मल वाला 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू आउटसाइड क्या है, एयर बोला हुआ है, सो म्यू एयर इनटू साइन आर, बोलो सही है, ओके। म्यू जी कितना होता है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इनटू साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन आर, कितना होगा यहां से आंसर, साइन आर इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 2 यानी 0.75, 0.75। अब लॉग टेबल में से इसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है, जो कि आता है अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री, ठीक है। लॉग टेबल में से आपको ये चीज निकालनी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कहा जा रहा है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। वापस आपको रेक्टेंगुलर ग्लास दे दिया है। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये एंगल अब दे दिया है 60 डिग्री, ये एंगल दे के रखा है 30 डिग्री। आपको बोला हुआ है कि ये ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 3/2 यानी भाई 1.5, ओके। अब जो लाइट है वो यहां से इंसिडेंट कर रही है 90 डिग्री पे। इतनी चीजें हमको क्वेश्चन में दे के रखा है। अब क्या करेंगे भाई, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, सो 90 डिग्री पे आगे आ जाएगा, यस और नो, ओके। अब देखो ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, 90 60 तो ये क्या हो जाएगा 30। समझ आ रहा है कि नहीं। अब बच्चा इस समय देखो क्रिटिकल एंगल अभी भी वही है, क्रिटिकल एंगल वही है 42 डिग्री। मैं फिर से अब यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, इंसिडेंट एंगल 30 और क्रिटिकल एंगल 42, सो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। इंसिडेंट एंगल छोटा है तो बाहर निकल जाना चाहिए, तो इसको बाहर निकाल दो और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अरे बच्चा कितनी बार बोल रहा हूं, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ होता है, ये नॉर्मल है, ये तो सरफेस है, तो ये एंगल इंसिडेंट थोड़ी ना बनेगा। नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। सो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, TIR, यानी कि एक रे यहां से निकल के कुछ इधर आ जाएगी, ओके।
और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 60 हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बना देता हूँ। अब मुझे ये एंगल निकालना है, बिकॉज अगर इसके आगे क्या होगा मुझे देखना है, तो मुझे ये इंसिडेंट एंगल चाहिए। क्या करे क्या करे क्या करे, बड़ा देखो ये नॉर्मल और ये सरफेस पैरेलल है, एक्चुअली ये 90 डिग्री है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये और ये पैरेलल, क्या ये z बन रहा है? यस सो अगर z के कारण ये 60 तो ये भी 60, 60 90 तो ये भी 30। क्या फिर से z बन रहा है? देखो जरा, क्या फिर से z बन रहा है इस टाइप का? सो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट एंगल कितना आ गया? 30। दूसरा तरीका, इसी को निकालने का दूसरा तरीका, बेटा ये नॉर्मल आगे ले लो, ये नॉर्मल आगे ले लो। अगर इन दोनों के बीच 90 है तो इन दोनों के बीच भी 90 होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा ना ये। तो 60 90 और 30, ये दूसरा तरीका, और एक पैरेलल वाला एक और तरीका जो आपको सही लगे। अच्छा, क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। इंसिडेंट एंगल कितना है? 30। इंसिडेंट एंगल छोटा है तो अब ये बाहर की तरफ आ जाएगा। सो ये एंगल आपको ढूंढना है, ढूंढिए। स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पे, स्नेल्स लॉ, एंगल का मीडियम का इंसिडेंट एंगल sin 30 और उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ये ग्लास है तो म्यू जी इज इक्वल टू, बाहर निकल रहा है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin r। म्यू जी हमको क्वेश्चन में दे रखा है 3/2, 1.5 एक ही है, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू म्यू a1। आई थिंक जो कहानी पहले थी वही कहानी रिपीट हो रही है ना? यस सर। sin r, तो ये कितना हो गया? 3/4 इज इक्वल टू sin r। अच्छा, 3/4 की कहानी हमने बहुत बार देखी हुई है। जब भी आपको 3/4 आएगा ना, ये 3 और ये 4, तो हमेशा समझ जाना 3 के सामने वाला एंगल होगा 37 डिग्री। ये 3 ये 4, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से 5। आपको क्या चाहिए यहाँ पे? डिग्री। sin r सही है, यानी कि sin 37 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नहीं, यहाँ पे कहानी अलग होगी, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली हमें ना इनवर्स करना है। हाँ, अगर ये sin 37 होता तो ये बात क्लियर होती, बट हमें तो sin इनवर्स चाहिए ना। r इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/4, जो पहले कहानी थी यानी वही हो रही है। सो sin इनवर्स 3/4 कितना हो जाएगा? 0.75, और ये अप्रोक्सीमेट एंगल कितना आया था पहले भी? 49 डिग्री। क्लियर? वो चीज जो हम देख रहे थे वो कब वैलिड है? जब sin 37 आ जाए, 3/4 वाला। ओके बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब इसके बाद आपको एक फ्लूइड दे दिया जाएगा, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और बाहर एक फ्लूइड है। सो आपको पूछा जाएगा कि वो जो फ्लूइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो साइन लॉ से आपको ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। देखो ये सारे एंगल मिल जाएंगे, ये एंगल भी यहीं से मिल जाएगा सिनेरियो से, फिर आपको ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है। ठीक है, तो बच्चा लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।